जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से CSAT प्रिपरेशन के इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग CSAT के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम लोग सीट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, इसमें सभी लेटर्स स्मॉल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया और यहाँ पर हिंदी में। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 34 है। 2 छात्र जिनकी आयु का योग 98 था, वे कक्षा छोड़कर चले गए तथा 48 वर्ष की आयु का एक छात्र उनके स्थान पर कक्षा में शामिल हुआ। तो अब 29 छात्रों का औसत क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न को आप स्मार्ट अप्रोच के साथ भी बना सकते हैं और बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं। तो हम लोग बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, 30 स्टूडेंट है और इनका एवरेज दिया 34। अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके जो टोटल आयु का योग होगा ये होगा 1020। तो 30 बच्चों की जो टोटल आयु का योग है 1020 है। अब इसमें से 2 बच्चे बाहर चले गए तो 28 बचते हैं, और जो 2 बाहर जाते हैं वो कितना एज लेकर के जाते हैं? वो 98 लेकर जाते हैं। तो अगर इसमें से आप 98 को माइनस कर देंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा। देखिए, 98 को अगर माइनस किया जाए तो यहाँ 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और इसके बाद ये 11 हो चुका है। 11 में से 9 जाएगा, फिर से 2 बचेगा, और यहाँ पर ये देखिए 10 में से 9 हो जाएगा तो 922। यहाँ पर 28 बच्चों की जो एज है 922 है। अब इनके स्थान पर एक बच्चा शामिल होता है जो 48 वर्ष का होता है, तो यहाँ पर 29 कर लेते हैं, तो इसमें 48 प्लस हो जाएगा। जैसे आप इसमें 48 प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको हो जाएगा 970। तो 29 बच्चों का जो कुल एज है ये 970 वर्ष है। आपको एवरेज बताना है, तो 970 में आप 29 से भाग करेंगे, तो 29 से भाग करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका सही आंसर बनेगा। देखिए, 29 3 बार लेकर जाएंगे तो 29 3 87 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 10 बचेगा, 0 उतरेगा। फिर अब की बार जो हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे ये 4 बार पढ़ेंगे, तो जैसे अब 4 बार पढ़ेंगे तो देखिए 34 सिर्फ एक विकल्प में दिया, विकल्प सी में, तो यही इसका सही उत्तर बनेगा। 34.43 विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया, इस प्रश्न में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट का होता है तो सभी कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पर होते हैं। तो पहले आप उठाएंगे 8 के पावर रखा गया 202, और प्लस में दिया है 3, और 3 के पावर है 38। जब कभी भी पावर 4 से बड़ा होता है तो इसमें 4 से भाग देते हैं, और जो शेष आता है उसी को पावर बनाते हैं। तो आप लिखेंगे 8 के पावर 2, 202 में 4 से भाग देंगे तो 2 शेष आएगा, और प्लस 3 के पावर 2, यहां पर भी भाग देंगे तो 2 ही शेष आएगा। अगर आपने डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ सेक्शन में आपको डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। 8 अठाई 64, 64 का मतलब 4, और 3 तिरिक का 9, 9 का मतलब यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9 4 13 का मतलब 3। तो जो इस प्रश्न में इकाई अंक मिलेगा ये मिलेगा 3। इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया, एक्स का मान बताइए। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू बतानी है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि स्पेस मिले और यहीं पर सॉल्व किया जाए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है। देखिए क्या लिखा है, √2 के पावर दिया है x, और इसके पावर दिया है स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर है, ये इसे 2 मत मानेगा, और बराबर में दिया है 64 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बेस को समान करते हैं। बेस को समान करने का मतलब है इस 64 को भी √2 में कन्वर्ट करते हैं।
देखिए 64 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कितना होता है 64 होता है, और इसके बाद यहाँ पर इसके पावर में 2 रहेगा ही रहेगा। अब एक चीज ध्यान देना, ये 2 आया है, 2 नहीं आपको √2 लिखना है, तो अब 2 को फिर ऐसे लिखेंगे √2 का स्क्वायर और फिर इसके पावर 6 रहेगा, फिर इसके ऊपर 2 रहेगा। तो देखिए 6 दूना 12 दूना 24। अब 64 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं √2 के पावर 24। अब देखिए यहाँ पर दिया है √2 के पावर x स्क्वायर और बराबर √2 के पावर यहाँ पर 24 दिया है। अब क्या होगा, √2 से √2 कट जाएगा क्योंकि बेस समान हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 24, एक्स स्क्वायर बराबर 24 है तो एक्स बराबर √, यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा, ये 24 आएगा। अब 24 को जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस 2√6। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ये बनेगा, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। 22 में दिया 20 छात्रों के औसत अंक 85 हैं, किंतु त्रुटिवश 2 छात्रों के औसत अंक 85 और 80 के बदले 90 और 85 लिख दिए गए। तो सभी छात्रों का सही औसत अंक बताइए। देखिए जो त्रुटिवश लिखा जाता है उसमें जितने की कमी या ज्यादा होती है उसी पर काम करेंगे। देखिए 85 सबका एवरेज है तो आप लिखेंगे 85, है ना, प्लस या माइनस, इसमें परिस्थिति के हिसाब से आएगा। देखिए क्या होता है कि 85 के बदले 90 लिख दिया गया तो यहाँ पर +5 ज्यादा लिखा गया, और 80 की जगह पर 85 लिख दिया गया तो यहाँ पर भी +5 ज्यादा लिखा गया। तो ये +10 ज्यादा लिखा गया कितने बच्चों के लिए, 20 बच्चों के लिए। तो अब हम इसी को क्या करेंगे, इसी को माइनस करेंगे, जो ज्यादा लिखा है उसी को कम करेंगे। अगर कम होता तो इसको जो ज्यादा करते, तो आप लिखेंगे 85 माइनस में 10 और बटे 20। 10 बटे 20 कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। 0.5 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 84.5। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा 84.5। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 दिया है। किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 6 गुने से 40 अधिक है। यदि उस संख्या के 2/5 भाग का 1/8 भाग 40 हो तो वह संख्या क्या होगी। देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे थोड़ा सा डेटा मिस्टेक दे दिया, ये टाइपिंग की त्रुटि है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। आप सिर्फ इतना देखिएगा कि एक संख्या उसका 2/5 भाग का 1/8 40 है, तो आप लिखेंगे मान लीजिए संख्या x है, उसका 2/5 और 1/8 ये बराबर में 40 दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको बताना है कि संख्या क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा, देखिए 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। 8 पंचे 40 और गुणे 20, 40 गुणे 20 करेंगे तो 800 आंसर मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी, 800 इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, अगला प्रश्न दिया 24 नंबर। P किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, Q उसी काम को 5 दिन में करता है। P और Q के 2 दिन का काम S के 5 दिन के काम के बराबर है, तो तीनों मिलाकर काम का 70% कितने दिन में कर देंगे। देखिए P काम को 20 दिन में पूरा करता है, Q काम को करता है कितने दिनों में, 5 दिन में। अब ये एक दिन में कितना करते हैं पहले ये निकालेंगे। एक दिन में ये निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये टोटल 20 हो जाएगा। यहाँ से एक दिन में 1 करेगा और एक दिन में 4 करेगा। देखिए एक दिन में 1 काम करता है और एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों एक दिन में मिला करके 5 काम करेंगे और 2 दिन में मिला करके 5 दूना 10 काम करेंगे। ये काम बराबर है S के 5 दिन का, तो S के 5 दिन का काम इसके बराबर है। तो S एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो अगर ये 20 काम पूरा S को करना है तो S 10 दिन लगाएगा, तो यहाँ पर S का 10 दिन आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा, समझिए यहाँ पे एलसीएम करेंगे और इसको लिखेंगे तो 2 आएगा। 4 2 6 और 1 7, तीनों मिला करके एक दिन में 7 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम है, 7 काम। तो 20 का 70% कितना हो जाएगा, देखिए 20 का जब 70% निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 14 काम करना है, एक दिन में 7 काम हो रहा है तो 2 दिन में 14 काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 25 दिया। एक शर्ट 15%, 25% और 10% के 3 क्रमिक छूटों पर बेची जाती है, तो कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई। इस प्रश्न में आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं 2 बार, या तो फिर आप इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं। बेसिक तरीका मतलब देखिए 15% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो 3/20 मिलेगा। 25% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और 10% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। देखिए 20 रुपए के सामान पर 3 रुपए का छूट दिया गया तो 17 रुपए का बेचा गया। 20 का सामान 17 में बिका, है ना। 4 के सामान पे 1 का छूट मिला तो 3 में बिका, तो 4 का सामान 3 में बिका और 10 का सामान 9 में बिका। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो टोटल 800 रुपए का सामान था, जिसे बेचा कितने का गया, 17 त्रिक 51 मतलब 9 और 459 रुपए का बेचा गया। तो कितने का छूट दिया गया, यहाँ से छूट मिला है 341 रुपए का, और ये 800 पर है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे, अब मिल गया 341 और भागे 8, 8 चौका 32
2 बचे 8 दूना 16, 42 दशमलव कुछ आएगा। तो 42 सिर्फ एक विकल्प में दिख रहा है, विकल्प डी, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 2 या 2 से अधिक विकल्पों में 42 होते तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 26 दिया, एक बैग का बाजार मूल्य x रुपए अंकित किया गया है। दुकानदार ने बैग को 7150 रुपए में बेचकर 30% लाभ कमाया। यदि बैग का बाजार मूल्य बैग के विक्रय मूल्य से 10% अधिक हो तो बाजार मूल्य और क्रय मूल्य में कितने का अंतर है। देखिए, बाजार मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जो बाजार मूल्य x रुपए अंकित किया गया है, अब दुकानदार क्या करता है कि 30% में उसको बेच, मतलब इतने रुपए में बेच करके 30% का लाभ कमाता है। तो समझिए, ये जो 7150 रुपए है, ये 130 की वैल्यू है। 130 की वैल्यू कैसे है, जब सामान को बनाया गया होगा तो 100 रुपए में बनाया गया होगा और 30% का लाभ हो गया, मतलब ये 100% पहले का और 30% है। 130 की वैल्यू है। यहाँ से एक की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1 बराबर 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65। एक की वैल्यू 55 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5500 रुपए, है ना। तो ये जो बैग बनाया गया था, बैग का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, कॉस्ट प्राइस है 5500 रुपए, है ना। और बाजार मूल्य कितना दिया है, बाजार मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है ना, 7150 रुपए, मतलब जो मार्क प्राइस है ये 7150 रुपए। तो आपसे पूछा इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल लीजिएगा 50 और यहाँ पर। अच्छा, ये इसमें अंतर कहाँ से आ रहा है, बैग का बाजार मूल्य विक्रय मूल्य से 10% अधिक हो तो बाजार मूल्य और क्रय मूल्य में कितना अंतर है, बाजार मूल्य ही पूछा जा रहा है। ये डेटा तो सही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक बैग का बाजार मूल्य x रुपए अंकित किया गया, दुकानदार ने बैग को इतने रुपए में बेचकर 30% का लाभ कमाया। अच्छा दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है ना, ये मार्क प्राइस नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये सेलिंग प्राइस दिया है। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 7150 रुपए, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अभी मार्क प्राइस हमको निकालना है, तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया बाजार मूल्य बैग के विक्रय मूल्य से 10% अधिक हो। देखिए, जो विक्रय मूल्य है ना, इससे 10% अधिक बाजार मूल्य है, मतलब 7150 जो है, इसमें इसका 10% मतलब 715 आप और जोड़ेंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा 5, 6, 8, 7, 7865 रुपए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस इतना। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल लेते, पहले 5 फिर 6, 65 सिर्फ एक विकल्प में दिख रहा है, विकल्प बी, तो 2365 इसका सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प बी। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, कोई डेटा मिसिंग होगा तो क्वेश्चन गलत बनेगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ, हम लोगों ने बाजार मूल्य को मार्क प्राइस मान लिया था, जबकि ऐसा मतलब सेलिंग प्राइस को मार्क प्राइस मान लिया था, ऐसा नहीं था। इसको सही से सॉल्व करने पर आंसर बन गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 27 यहाँ पर दिया है, औद्योगिक मनोविज्ञान की मूल प्रकृति है ना। द बेसिक नेचर ऑफ द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज, उद्देश्य उन्मुख, इनपुट उन्मुख, आउटपुट ओरिएंटेड और व्यवहार उन्मुख। तो देखिए, जो औद्योगिक है ना, इंडस्ट्रियल है, तो वहां पे आउट मतलब जो आपका व्यवहार है, व्यवहार उन्मुख होगा, है ना। तो बिहेवियर ओरिएंटेड इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, एक प्राप्य लक्ष्य की बुनियादी विशेषताएं क्या है ना। जो प्राप्य लक्ष्य है उसकी बुनियादी विशेषताएं क्या होंगी, यह सदैव अच्छी तरह से संचरित होता है, सही है। यह सदैव अच्छी तरह से परिभाषित और मानने योग्य, ये भी सही है। यह विशिष्ट प्रकृति का होता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संगठनात्मक विशेषता किसी कर्मचारी के खराब कार्य जीवन संतुलन से प्रभावित होती है ना। अब यहाँ पे देखिए, उत्पादकता, राजस्व, अनुपस्थिति, उपरोक्त सभी। अब एक ऐसे समझिएगा ना कि एक कर्मचारी है, उसका जो खराब कार्य एवं जीवन संतुलन है, तो इससे सभी प्रभावित होगी। प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ेगा, टर्नओवर पर भी फर्क पड़ेगा और उसकी जो प्रेजेंसी है वहां पर भी फर्क पड़ेगा, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। यदि आप एक ही संगठन के साथ काम करना जारी रखना चाहते हैं, लेकिन आप अपने जॉब प्रोफाइल को थोड़ा चुनौतीपूर्ण पाते हैं, तो आपको संज्ञानात्मक प्रकार से नौकरी से संतुष्ट होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रेरणा चाहते हैं, तो आपके लक्ष्य में एक मध्यम कठिनाई स्तर होने की संभावना है, ये भी सही है। अगर पाने और खोने की संभावना हमेशा बराबर होती है, तो आपके रिश्ते खुशहाल होने की संभावना है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही, तो इसका उत्तर बन जाएगा, विकल्प डी। तो दोस्तों, ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है।
इस प्रकार की क्लास निरंतर चलती रहेगी। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर सी सेट के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं तो ये सीरीज आपके लिए अत्यंत फायदेमंद साबित हो सकती है। सभी प्रकार के अपडेट्स को लगातार प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ये टीम का नंबर है जहां पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।